Hello kids, today we are going to start a new series and it will be the chemistry tips, and based on the certain selected topic. For example, today we have picked up the topic of solubility because it's very important for the entrance point of view. In CBSE nobody touches it. एंट्रेंस के अंदर क्या है, आपने ऐसे याद करना है. लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उसे रट्टा मारते, रात को रटते, रात को पढ़ा, सुबह सब साफ हो जाता. और लोग स्ट्रगल करते रहते हैं. जैसे मान लो ये पढ़ाई ना हो, पहलवानी का खेल हो, लोग पहलवानी कर रहे होते हैं. तो हमें वो पहलवानी नहीं करनी. साइंस पहलवानी का टॉपिक भी नहीं है. साइंस एक टॉपिक है जहाँ पे आप दिमाग लगाते हैं, जहाँ पे लॉजिक अप्लाई करते हैं. हाँ, एक्सेप्शन हो सकते हैं, और उन एक्सेप्शंस पे जो तुम्हारे लेवल पे सिलेबस है उसके अंदर कुछ खास नहीं कर सकते. वो तुम्हें कह सकते हैं हाँ रट लो, लेकिन बहुत जहाँ तक उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी जा सकती है. और यहाँ भी आज की क्लास के अंदर भी ऐसा ही करना है. जो सॉलिबिलिटी का ट्रेंड है, जैसे या तो तुमने कॉइन उछाल के स्टार्ट करा कि हेड आया तो सॉलिबल है, टेल आया तो इनसॉलिबल है, या फिर वो ऐसे आंख बंद करा, दिल में पहली बार जो ख्याल आ गई वही है. अगर दिल में ख्याल आ गया इनसॉलिबल है तो चलो इसे इनसॉलिबल लिखाते हैं. वो नहीं करना है. पहले ये देखते हैं आखिर सॉलिबिलिटी के फैक्टर कौन कौन से. साइंस के अंदर चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, तो पहले वो फैक्टर्स देख रहे. उनके बाद ये सॉल्ट है, इनसे ज़्यादा सॉल्ट हमारी सिलेबस के अंदर नहीं है. इन सारी सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटी चेक करते हैं. इसके बाद एक दो चार एग्जांपल्स ऐसे भी डील करते हैं जिससे ये मालूम हो जाए कि इस जो इन्फॉर्मेशन है इसे यूटिलाइज कैसे करना है. क्योंकि कई बार हमें इन्फॉर्मेशन मालूम होती मगर उसे यूटिलाइज कैसे करना है ये नहीं पता होता. तो यहाँ पे देखते हैं सॉलिबिलिटी के साथ है क्या. अगर शॉर्टकट के अंदर लिखे तो सॉलिबिलिटी सबसे पहला फैक्टर है जो हमारे दिमाग के अंदर आता है, वह है हाइड्रेशन एनर्जी. सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर. कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पे जिनकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती. कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे कोई फर्क ही नहीं आता. लेकिन जनरली मेजॉरिटी जो सॉल्ट है उनके साथ ऐसा हो सकता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो, उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है. बिकॉज बेसिकली इट्स ए इंक्रीज इन द एंट्रोपी. एंट्रोपी इंक्रीज करने के ऊपर और डेल्टा जी निगेटिव होने के ऊपर उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है. लेकिन ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये फ्लैट रूल नहीं है. इसके एक्सेप्शन भी है. वो भी एक्सेप्शन है जहाँ पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती. वो भी एक्सेप्शन है जिनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं आता. जो 40 डिग्री पे भी उतनी सॉलिबिलिटी दिखा रहे हैं, 140 डिग्री के ऊपर भी उतनी दिखा रहे हैं. तो ये बेसिकली हमारे पास ये 4 फैक्टर है. बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी है. लैटिस जितनी ज़्यादा होगी सॉलिबिलिटी उतनी कम है. पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी एक एडेड एडवांटेज है. और टेम्परेचर के साथ हमने सीख ही लिया. अब सवाल ये है कि कुछ सॉल्ट्स आखिर जो सॉलिबिलिटी का मैकेनिज्म है वो क्या है. तो सॉलिबिलिटी के मैकेनिज्म 2 जगहों पे, एक पोलर और एक नॉन पोलर. तो पोलर के अंदर क्या होता, पोलर के अंदर जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. तो अगर कुछ भी ना लिख रखा हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के ऊपर सॉलिबिलिटी का ट्रेंड है. तो अपन जो भी आज डिस्कस कर रहे हैं वो वाटर के अंदर है, चाहे उसे मेंशन करा हो या नहीं करा हो. इसके बाद भी सॉलिबिलिटी है. किसी ने पूछा लिक्विड अमोनिया के अंदर सॉलिबिलिटी का ट्रेंड क्या है, CCl4 के अंदर सॉलिबिलिटी का ट्रेंड क्या है, HG के अंदर सॉलिबिलिटी का ट्रेंड क्या है. तो ये वीडियो उन चीज़ों को, उस एरिया को एड्रेस नहीं करती. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सॉलिबिलिटी इन वाटर डिस्कस कर रहे हैं, उसी वाली पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसी वाली एरिया को ये एड्रेस भी कर रहे हैं. तो जो पोलर सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिजॉल्व कैसे होती. तो यहाँ पे सिंपल सी अप्रोच क्या है. मान लो एक सॉल्ट है A2B. अब ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट हमें आंखों से तो दिखता है. अगर हम एक मॉलिक्यूल सॉल्ट ले ले तो हमें आंखों से तो दिख नहीं रहा होगा कि किसी ने सुई धागे लगा रखे होंगे या उसके अंदर केले लगा रखे होंगे. तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात कर ले तो ये एक A पॉजिटिव है जो हर एक डायरेक्शन के अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस को एमिट कर रहा, और B इनमें से मेजॉरिटी लाइन ऑफ फोर्सेस को परसीव कर रही, रिसीव कर रही. और ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, A और B के बीच लाइन ऑफ फोर्सेस
कि जो एरिया डेंसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी सॉल्ट उतना ही स्ट्रांग होगा, और इसे ब्रेक करना उतना ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो फिर पानी के अंदर डालने से क्या हो जाता है? पानी के अंदर डालने से क्या होता है? पानी की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पानी की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपना रोल प्ले करती है। पानी के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपना रोल प्ले करता, और उसके अंदर क्या होता है वो देख लेते, एनिमेशन के अंदर देखते उसमें एक्चुअली हो क्या रहा हो। तो ये हमारे पास A पॉजिटिव है और ये सॉल्ट है B निगेटिव। पानी का H पॉजिटिव इसके चारों तरफ इसे सराउंड कर लेते हैं और उसका OH निगेटिव कैटायन को सराउंड कर लेता। तो अभी हालात कैसे? अभी हालात ऐसे है कि A की जो लाइन ऑफ फोर्सेस है उनकी जो डेंसिटी थी, जो फ्लक्स था वो डिक्रीज कर जाता है, सारी लाइन ऑफ फोर्सेस अब B तक नहीं आ रही, क्योंकि A का एक बहुत बड़ा लाइन ऑफ फोर्सेस OH निगेटिव ने कंज्यूम कर रखा है, और यही प्रॉब्लम B के साथ भी हो रही। B इज नॉट गेटिंग द लाइन ऑफ फोर्सेस ओनली फ्रॉम द A, बट दे आर गेटिंग लाइन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम H पॉजिटिव ऑल्सो। अब अगर हम इसे प्रैक्टिकल रिलेशनशिप के अंदर बात कर ले तो क्या हो सकता है? A और B जो दो जने कमिटेड थे, अब क्या हो रहा कि A के पास भी बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और B के पास भी बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जनरली ऐसे में क्या होता? ब्रेकअप। तो जब जैसे ब्रेकअप होता तो उसके अंदर भी कुछ आवाज़ तो आती नहीं, कोई शोर तो होता नहीं। हाँ, कई लोग इसे आसानी से हैंडल कर लेते, कई लोगों के अंदर तकलीफ हो जाती। तो यहाँ पे क्या करना है? अब एक टाइम पे A को ऐसा लगता कि B के साथ रहना मुश्किल है, और B को भी ऐसा ही लगता कि A से बेकार तो कोई है ही नहीं। अब ये अलग हो गए, कैसे मालूम? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनके बीच का जो अट्रैक्शन था और इनके बीच का जो अट्रैक्शन था वो A और B के अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा है। नाउ दे गॉट डिस्पर्स, इसे हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। तो पोलर सॉल्ट के साथ वाटर के अंदर यही सॉलिबिलिटी है। दो जने के बीच जब कोई तीसरा आएगा तो ऐसा ही होना है, और ये कॉमन फिनोमिनन है केमिस्ट्री के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी। तो अब ये अलग हो गए, ये सॉलिबिलिटी के पीछे रीजन है। अब एक छोटी सी बात और भी है। जनरली क्या होता है, जो छोटे सॉल्ट है, जो छोटे एनायंस है, वो ऊपर से नीचे उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती, और जो बड़े हैं, जो लार्जर एनायन है, उनकी सॉलिबिलिटी जनरली टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर जाती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो बड़े एनायंस है, जैसे सल्फेट है, अब इसे सराउंड कौन सा कर रहा है? सल्फेट को वाटर के अंदर सराउंड किसने करना है? H पॉजिटिव ने। अब तुम खुद सोचो, एक पिद्दी सा H पॉजिटिव, एक SO4 जो खुद ही इतना बड़ा सा लार्जर मॉलिक्यूल है, उसे वो कितना सराउंड कर लेगा? तो H पॉजिटिव के हैसियत के बाहर हो जाती है SO4 2 निगेटिव को सराउंड करना। तो इस केस के अंदर SO4 2 निगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव की इतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आ पाती कि वो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से या पेरेंट एटम से डिसोसिएट कर सके खुद को। लेकिन छोटे आयंस के केस में क्या है? सॉलिबिलिटी जनरली आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चार बातें हमने रिपीट करी, चार बातें हमने तुम्हें बता रखी है, वो चार बातें सॉलिबिलिटी को डिसाइड करती है। ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसे तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ाना होता। उस वाली बातों को अपन क्या कहते हैं? एक्सेप्शन है, और फिर उसके ऊपर कोई बहस नहीं करते। एक बार एक्सेप्शन कह दी, फुल स्टॉप लग जाता। अब ये जो बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, इनके ट्रेंड आपस में क्या है। और यही वाली बात, इसी वाली बात की तुम्हें स्क्रीनशॉट लेनी है, और 2-3 बारी तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाना है कि ये एक्चुअली है कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। पोलैरिटी हो या आयनिक कैरेक्टर हो, तो अपना जो पहला पॉइंट है वो यही है। पहला पॉइंट क्या भाई? अपना पहला पॉइंट क्या है कि ग्रुप 1 के जो सॉल्ट है और जो अमोनियम के सॉल्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनायन, वो सबके सब सॉल्युबल होते हैं। कहां पे? वाटर के अंदर। जो नाइट्रेट्स है, ये भी बिना किसी एक्सेप्शन के सॉल्युबल होते, और जो एक्सेप्शन अगर है भी तो वो तुम्हारी सिलेबस के अंदर है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके आने के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे जिन चीज़ों को लिखा जा रहा है वो तुम्हारी सिलेबस को ध्यान में रख के लिखा जा रहा है। अब एसीटेट है, एसीटेट भी जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं, या मेटल एसीटेट है, दे आर सॉल्युबल विदाउट एक्सेप्शन।
जो बाइकार्बोनेट है इनमें ये डिस्प्यूट हो सकता है कि ये सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन इनकी सॉलिबिलिटी के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये भी सॉल्युबल होते हैं। अब तुम कहोगे ग्रुप 3 की बात क्यों नहीं कर रहे आप, तो ग्रुप 3 के अंदर तो बाइकार्बोनेट जनरेट ही नहीं होता। जो मेटल है क्लासिफाइड मेटल है, वेल रिस्पेक्टेड मेटल है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट ही है, डी ब्लॉक को कोई उतनी भाव देता नहीं। जो ClO4 नेगेटिव है, जो ClO4 नेगेटिव है, ये भी विदाउट एक्सेप्शन सॉल्युबल है। जितनी ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कोई एनायन क्रिएट कर सकते हैं, वो उतना ही बढ़िया सॉल्युबल हो सकते हैं। हैलाइड के अंदर क्या है, हैलाइड्स आर जनरली सॉल्युबल। क्या वर्ड यूज करा, जनरली सॉल्युबल, यानी कि इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। इसके एक्सेप्शन क्या है भाई, इसके एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं, इसके जी एक्सेप्शन है Ag पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव। तो इस वाली बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि सिल्वर तो ठीक ठाक है, सिल्वर 1 पॉजिटिव के जो हैलाइड्स है दे आर इनसॉल्युबल, लेकिन Hg2 पॉजिटिव बाई 2 मीन्स मर्क्यूरस सॉल्ट इज देयर विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो द सेम कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द मर्क्यूरिक सॉल्ट। तो मर्क्यूरस सॉल्ट के जो हैलाइड्स है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है सल्फेट। सल्फेट भी जनरली सॉल्युबल है, एक्सेप्शन इसके भी है। एक्सेप्ट वो कौन से हैं जो इसके एक्सेप्शन में है, तो दो चीजें तो यहां पे उनमें से पहले से है Ag पॉजिटिव और Lead2 पॉजिटिव। इसके बाद भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जो जिनके सल्फेट सॉल्युबल नहीं है। वो कौन से, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है। ये सॉल्ट इनसॉल्युबल है, इनके सॉल्ट इनसॉल्युबल है। तो ये पार्ट डिस्कस करा। यहाँ पे जनरली क्या थे, जनरली सॉल्युबल थे एट द एंड ऑफ द टेबल वी आर हैविंग सर्टेन एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन तुम्हें एग्जाम के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि वो जनरल पूछ रहे या एक्सेप्शन पूछ रहे। अब इस वाली साइड पे आते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमने कुछ एलिमेंट यहाँ लिख रखे और कुछ एलिमेंट यहाँ लिख रखे तो उनमें कुछ तो सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी होगी। तो ये वाली वो टेबल क्रिएट कर रखे थे जो सॉल्युबल थे, तो ऑब्वियसली इस वाली साइड पे जो टेबल क्रिएट कर रखी है ये इनसॉल्युबल है। यहाँ पे इंटेंशनली है कि सारे के सारे इनसॉल्युबल होंगे, बाकी जो एक्सेप्शन है वो हमें डील करना है। तो कार्बोनेट जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, ये सभी के सभी इनसॉल्युबल है, इन सबके अपने अपने एक्सेप्शन है। ये सारे के सारे इनसॉल्युबल है, बट ऑल ऑफ देम आर हैविंग एक्सेप्शंस। सो वो उन एक्सेप्शंस को भी देखना है कि उनमें कौन कौन से एक्सेप्शंस है। तो पहले का एक्सेप्शन क्या है भाई, पहले का है एक्सेप्शन ग्रुप 1 और अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम कार्बोनेट या ग्रुप 1 के जो कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल नहीं सॉल्युबल है, जबकि बाकी कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। अगर ऐसी बात क्रोमेट के साथ कर ले तो क्रोमेट ऑन एन एवरेज इनसॉल्युबल है, लेकिन ग्रुप 1 प्लस अमोनिया जनरली तुम्हें हर बार ये एक्सेप्शन मिलने हैं। ग्रुप 1 सॉल्ट एंड अमोनियम, इनके अलावा भी चीजें हैं जहां पे ये सॉल्युबल है, और वो चीजें क्या है, CD ये ट्रांजिशन एलिमेंट पहली बार आया, कोई पहली बार ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के अंदर आ रहा, और दूसरी है Mg2 पॉजिटिव। फॉस्फेट जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्शन के हैं, फिर से यही एक्सेप्शन है, कौन से, ग्रुप 1 और अमोनियम, इसे लिख सकते हैं वरना वो उसके साथ कंफ्यूजन हो सकती है। ग्रुप 1 एंड अमोनियम इनके साथ एक्सेप्शन है। इसके बाद सल्फाइड के अंदर भी यही एक्सेप्शन है, सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम। हाइड्रोक्साइड ये भी इनसॉल्युबल है, लेकिन ग्रुप 1 अमोनियम और इसके साथ ग्रुप 2 के कुछ सॉल्ट है। ग्रुप 2 के कौन से सॉल्ट है, ग्रुप 2 के कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो ये हमारा ये तरीका है, इन्हें ये इनकी लॉजिक है, इनके डिस्कस करें। अब एक बारी थोड़े से इनके प्रॉब्लम देख लेते। सपोज PbI2 दे रखा है,
तो अपन पहले पीबी की साइड पे नहीं जाते, कहाँ पे जाना है, एनायनिक पार्ट को स्ट्राइक करना है, क्योंकि ये टेबल एनायनिक पार्ट के लिए दे रखी है। तो I2 का ध्यान लगाया, फिर I2 के बारे में सोचा। I2 क्या है, हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स जनरली क्या होते हैं, जनरली हाइलाइट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, तो सॉल्युबल है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है। कौन से एक्सेप्शन है, लेड। अच्छा, तो लेड तो यहाँ दे रखा है, यानी कि हाइलाइट जो सॉल्युबल होते हैं, मगर यहाँ पे ये इनसॉल्युबल है, बिकॉज इट्स एक्सेप्शन। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना भाई, एनायनिक पार्ट को देखना है, कैटायनिक पार्ट को नहीं देखना। तो I2 क्या है, I2 हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स आर जनरली इट्स सॉल्युबल, लेकिन सॉल्युबल लिखने से पहले हमें एक बार क्रॉस चेक करना है। क्या क्रॉस चेक करना है कि एक्सेप्शन का पार्ट तो नहीं है। आंसर देखा तो लेड तो उसके एक्सेप्शन के अंदर आ रहा, लेड तो उसके एक्सेप्शन के अंदर आ रहा, और 2 पॉजिटिव के फॉर्म में एक्सेप्शन है, तो ये इनसॉल्युबल होगा। अगर उसने पूछा लॉजिक क्या है, क्योंकि वहां पे तुम्हें अपनी साइड से तो कुछ लिखना नहीं, वहां पे ऑलरेडी जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो इन सबके एक ही आंसर होते, आंसर सबके एक ही होते। अगर इनसॉल्युबल है तो उसका रीजन क्या लिखा होगा, लैटिस एनर्जी इज हायर देन हाइड्रस एनर्जी। और हमें उसी वाले ऑप्शन को, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है भी नहीं, उसी ऑप्शन को हमें पिकआउट करना होता। सपोज हमने एक दूसरी ऑप्शन लिखी, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। अब क्या लिखा, किसके साइड पे ध्यान देना है, अमोनियम पे नहीं, किस पे देना है, एनायनिक पार्ट पे। एनायनिक पार्ट फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या लिखा है, फॉस्फेट तो इनसॉल्युबल है, लेकिन उसके एक्सेप्शन है क्या, हाँ जी एक्सेप्शन है, अमोनियम सॉल्ट एक्सेप्शन है। तो ये भी, ये जो हमें ऐसा लगा था इनसॉल्युबल है, एक्चुअली ये सॉल्युबल है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबल सॉल्ट को। क्या करना है, कैटायनिक पार्ट हम तब डिसाइड करते हैं जब हमें एक्सेप्शन डिसाइड करना होती है। तो यहाँ पे पंचलाइन कौन से, यहाँ पे किस वाली बात को देख के डिसाइड करते हैं, एनायनिक पार्ट को देख कर डिसाइड करते हैं। और तुम देखोगे बोर्ड के ऊपर कहीं भी कैटायनिक पार्ट के नाम नहीं लिख रखे, सारे एनायनिक पार्ट के ऊपर है, मीन्स एनायनिक पार्ट इज द रेफरेंस पॉइंट। और ये बहुत ही आसान सा पार्ट था, लोगों ने इसे बेवजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है।